खास करते हुए बात करते हैं अन्नदाताओं की, क्योंकि इस लिहाज से आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, मध्य प्रदेश में किसानों को शिवराज सरकार तोहफा देने जा रही है प्रेरणा। बिल्कुल, और ये तोहफा होगा ओलावृष्टि और असमय बारिश से जो परेशान किसान थे उनके लिए। आज उन्हें राहत राशि का वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पीड़ितों को राहत राशि का वितरण करेंगे। पिछले दिनों जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत में कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों को जल्द ही सहायता राशि दिए जाने का दावा किया था। इस खबर को जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने प्रमुखता से दिखाया था और अब किसानों को आज मदद राशि मिलेगी। तो बड़ी खबर है भोपाल से, आपको हम ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं और तमाम जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता वासु चौरे इस वक्त लाइव मौजूद हैं। उनका रुख करते हैं भोपाल से। वासु, देखिए, आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके से मौसम में परिवर्तन हुआ, सबसे ज्यादा दिक्कतें धरती पुत्र अन्नदाताओं के सामने आ गई। आज एक अहम दिन, जब जितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई सरकार करेगी इस राहत राशि के जरिए। बिल्कुल प्रिया, देखिए, बीते दिनों मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश, आंधी तूफान और ओलावृष्टि जो है वो हुई थी और मध्य प्रदेश के कई सारे जो इलाके हैं वो इससे प्रभावित हुए थे। लाखों हेक्टेयर भूमि में जो फसलें लगी हुई थी, जो खड़ी फसलें थी, उनको खासा नुकसान हुआ था और किसानों पर कहीं ना कहीं एक बड़ी मार पड़ी थी। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने तुरंत संज्ञान लिया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देशित किया था कि जल्द से जल्द खराब फसलों का सर्वे कराया जाए और तुरंत जो राहत राशि मुहैया करानी है उसको लेके काम शुरू किया जाए। और इसके बाद कृषि विभाग लगातार किसानों के संपर्क में था। हमने देखा कि राजस्व विभाग, कृषि विभाग ने खराब फसलों का जो है सर्वे किया और उसके बाद जो राहत राशि दी जानी थी किसानों को, उसके लेकर जो पूरा मसौदा है वो तैयार किया गया। तो फसल बीमा जो होता है उसके तहत और सरकार की ओर से जो राहत राशि दी जाती है उसके तहत आज किसानों को कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत मिलने जा रही है। और जो नुकसान उनका ओलावृष्टि के चलते हुआ था, बेमौसम बारिश, आंधी तूफान के चलते हुआ था, तो उसका मुआवजा सरकार की ओर से आज किसानों को वितरित किया जाएगा। जी बिल्कुल, तो आज किसानों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि फसलों का जो नुकसान हुआ था उसका मुआवजा किसानों को मिल जाएगा। वासु बने रहेगा हमारे साथ, और जानकारियां आपसे लेंगे। बिल्कुल, तो फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको ये बताते चले कि मध्य प्रदेश में पूरे धूमधाम से रविदास जयंती मनाई जा रही है। सरकार की ओर से इस मौके पर कई बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। शिवराज सरकार प्रदेश भर में ग्राम पंचायत स्तर से लेकर जिला पंचायत कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है उस स्तर तक। सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वर्चुअली क्योंकि शामिल होंगे। दूसरी बार उनकी रिपोर्ट कोविड की पॉजिटिव आई है, इस वजह से वर्चुअली उस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। बीजेपी भी संगठन स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है और इसे देखिए प्रदेश अध्यक्ष समेत पार्टी के जो सीनियर नेता है वो शामिल होंगे। दूसरी ओर अगर कांग्रेस के लिहाज से बात करें तो कांग्रेस की ओर से सागर में बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री पीसीसी चीफ कमलनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। रविदास जयंती पर बड़े पैमाने पर राजनीतिक आयोजन को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। सरकार ये कह रही है कि बहुत भव्य तरीके से बनाया जाएगा रविदास जयंती, और ऐसे में देखना होगा कि आज तस्वीर किस तरीके की निकलकर सामने आती है। प्रेरणा, बिल्कुल, ये दो तस्वीरें इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक और प्रदेश सरकार यानी कि सत्ता पक्ष रविदास जयंती मनाने की तैयारी में, जिसको धूमधाम से पूरे प्रदेश में ही मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद वर्चुअल रूप से इसमें शामिल होंगे। वहीं सागर में कांग्रेस यानी कि विपक्ष की ओर से भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ शामिल होंगे। और वासु अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ बने हुए हैं। वासु, धूमधाम से रविदास जयंती मनाई जाएगी, यानी कि जो सत्ता पक्ष है, सरकार की ओर से तो कार्यक्रम आयोजित हो ही रहा है, लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं हट रही इस बार। बिल्कुल प्रेरणा, देखिए, रविदास जयंती है आज और मध्य प्रदेश में ये पहली दफा नहीं है जब बड़े पैमाने पर रविदास जयंती का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। पहले भी इस तरीके के आयोजन होते हुए आए हैं और खासतौर पर रविदास जयंती इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण, बेहद खास हो जाती है क्योंकि मध्य प्रदेश में 20% के आसपास जो है वो दलितों की आबादी है। मध्य प्रदेश की 230 में से करीब 35 विधानसभा सीटें ऐसी है जहां पर दलित वोट बैंक जो है वो एक बड़ा फैक्टर होता है, निर्णायक भूमिका में होता है। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल कहीं ना कहीं इस बात की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि दलितों को किस तरीके से साधा जाए और रविदास जयंती के जरिए जो है वो वोट बैंक तक पहुंचने की कोशिश है। जहां एक और बीजेपी संगठन की बात करें तो प्रदेश के सभी जिलों में जो है कार्यक्रम किए जा रहे हैं, ब्लॉक स्तर तक, पंचायत स्तर तक जो है वो कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और प्रदेश सरकार की ओर से जो महत्वपूर्ण आयोजन है यानी कि प्रादेशिक जो समारोह है वो किया जाएगा। 12 बजे मिंटो हॉल में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित होगा जिसमें खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होने
होने जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की बात करें तो वो आज कटनी में रहने वाले हैं, वहां पर समर्पण निधि को लेकर जो अभियान चलाया जा रहा है बीजेपी का, उसमें भी शामिल होंगे और संत रविदास जयंती के जो विभिन्न सारे कार्यक्रम है उनमें भी वो शामिल होते हुए नजर आएंगे। वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ की बात करें तो आज बुंदेलखंड के सागर में कमलनाथ रहने वाले हैं, बड़ी जनसभा को यहां पर संबोधित करेंगे और जो अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं वो इस पूरी जनसभा में शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी यही कोशिश है कि पूरे प्रदेश में जो दलित वोट बैंक है उसको लगभग 20% आबादी है इनकी और दोनों ही दल ये कोशिश में कि उस 20% को अपने पक्ष में किया जाए। हालांकि किसको सफलता मिलेगी तो आने वाला वक्त बताएगा। बहुत धन्यवाद वासु चौरे आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, मुरैना की बात करेंगे जहां छोंदा टोल प्लाजा पर कांग्रेस विधायक रविंद्र तोमर की मौजूदगी में उनके समर्थकों पर हंगामा करने का आरोप लगा है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। कांग्रेस विधायक के समर्थकों पर टोल से निकलने को लेकर विवाद करने और तोड़फोड़ करने का आरोप है। इस दौरान विधायक रविंद्र तोमर के भी मौजूद रहने की बात कही जा रही है। रविंद्र तोमर दिमनी सीट से कांग्रेस के विधायक हैं और उनकी मौजूदगी में टोल प्लाजा में उनके समर्थकों ने जोरदार हंगामा किया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर और हमने इन सर्किल भी कर दिया है कि आप देख पाए। विधायक रविंद्र तोमर वहां पर मौजूद और उनके समर्थकों ने वहां पर तोड़ फोड़ की, काफी हंगामा वहां पर हुआ। मुरैना से ये बड़ी घटना घटी है। तमाम तरह के सवाल हैं क्योंकि जाहिर तौर पर अगर कोई विधायक वहां पर मौजूद रहेगा और उसके मौजूदगी में ऐसी घटना घटेगी तो विपक्ष को भी मौका मिलता है। विधायक रविंद्र तोमर वहां पर मौजूद थे, समर्थकों पर तोड़ फोड़ का आरोप है और अब ये सीसीटीवी फुटेज है जो कि सामने आया और पुलिस अब इसी के अनुसार आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। हालांकि अभी तक ये बात सामने नहीं आई है कि किस बात को लेकर इस तरह से हंगामा किया है, लेकिन विधायक की मौजूदगी में जोरदार हंगामा समर्थकों ने किया है। मुरैना से ये पूरा मामला टोल प्लाजा पर ये घटना घटी और इससे जो वाहन वहां पर आवागमन कर रहे थे उनको काफी दिक्कतें आई और आसपास के लोग भी वहां पर इकट्ठा हो गए कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। वहीं ग्वालियर चंबल में अटल प्रोग्रेस वे के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की मध्यस्थता से जमीन अधिग्रहण के मुआवजे पर राज्य सरकार के साथ किसानों की तकरार आखिरकार खत्म हो गई। राज्य सरकार ने जमीन के बदले किसानों को 2 गुना मुआवजा देने पर हामी भर दी है। मंगलवार को दरअसल बीजेपी नेताओं के साथ श्योपुर के करीब 100 किसानों ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और मुरैना से ही आते हैं सांसद नरेंद्र सिंह तोमर उनसे मुलाकात की। नरेंद्र सिंह तोमर के घर पर यह बैठक करीब 2 घंटे तक चली। इसमें नरेंद्र सिंह तोमर ने पहले केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से बातचीत कर किसानों का मुद्दा उठाया, फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम शिवराज सिंह चौहान और श्योपुर के किसानों की बात हुई। इसमें सीएम शिवराज ने अटल प्रोग्रेस वे के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों की मांग मानने का ऐलान किया। अब जो किसान जमीन के बदले जमीन लेना चाहते हैं उन्हें सरकार जमीन देगी और जो किसान ऐसे हैं जो कि जमीन के बदले पैसे चाहते हैं, जमीन के बदले जमीन नहीं चाहते, उन्हें 2 गुना नगद भुगतान किया जाएगा। इस बात का भी फैसला यहां पर लिया गया। मध्य प्रदेश के गृह सचिव राजेश राजौरा और होमगार्ड डीजी पवन जैन पर जल्द अदालत की अवमानना की कार्रवाई हो सकती है। वजह है होमगार्ड सैनिकों को कॉल ऑफ करना। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद होमगार्ड सैनिकों को साल भर काम न देने के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने दोनों अधिकारियों पर सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट ने दोनों अधिकारियों पर आरोप तय करने के लिए 2 मार्च की तारीख तय कर दी है। दरअसल हाईकोर्ट ने प्रदेश के होमगार्ड्स को पुलिस जवानों की तरह वेतन और साल भर ड्यूटी देने का फैसला सुनाया था, जिसका पालन अब तक नहीं किया गया है। बता दें कि पहले दायर अवमानना याचिका में राज्य सरकार ने होमगार्ड के जवानों को कॉल ऑफ न करने यानी कि साल में कुछ महीने की नौकरी न करवाने का नियम खत्म करने की अंडरटेकिंग कोर्ट में दी थी, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश में कॉल ऑफ प्रणाली जारी है। इस पर एक बार फिर से हाईकोर्ट में कई अवमानना याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसमें गृह सचिव और होमगार्ड डीजी समेत कई अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। फिलहाल हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आदेश दिया है कि अगर 2 मार्च तक होमगार्ड जवानों को पुलिस जवानों की तरह वेतन और ड्यूटी देने के आदेश का पालन नहीं किया जाता तो दोनों ही आला अधिकारियों पर अवमानना के आरोप तय कर दिए जाएंगे। इसमें मुख्य सचिव गृह विभाग श्री राजेश राजौरा, डीजी श्री पवन जैन,
एवं अन्य अधिकारियों के विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से हमारे द्वारा कंटेम्प्ट की कार्रवाई की गई है, जिसे आज माननीय न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए इसमें 2 मार्च की तारीख नियत की है। अगर 2 मार्च 2022 तक इन आदेशों का पालन नहीं होता तो इन अधिकारियों के विरुद्ध कंटेम्प्ट के चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे। नीमच में पढ़ने वाले कश्मीरी छात्र को आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और इस पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि प्रदेश में किसी भी तरह की देश विरोधी मानसिकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गिरफ्तार किए गए छात्र के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही जांच की जाएगी कि आरोपी के साथ कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो कि जुड़े हुए हैं, जो कि शामिल हैं। और मुरैना में बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की और घेराबंदी कर 2 बदमाशों को पकड़ लिया है। दरअसल पुलिस नूराबाद थाना इलाके के जंगल में दबिश देने पहुंची थी। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की ओर से भी फायरिंग की गई। पुलिस ने मौके से 2 बदमाशों को पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि बदमाशों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। बदमाशों से पुलिस ने हथियार और सोने के जेवरात बरामद किए हैं। साथ ही पुलिस तफ्तीश में और पूछताछ में जुट गई है। शिवपुर मोड़ पर हुई लूट की घटना को बदमाशों ने स्वीकार कर लिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एमपी में समय पर यूजी और पीजी की परीक्षाएं होंगी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार समय पर सभी गतिविधियां चल रही हैं। मार्च अप्रैल में ऑफलाइन परीक्षाएं कराई जाएंगी। इसमें 15 लाख से अधिक छात्र शामिल होंगे। डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि युवा संवाद के तहत सीएम शिवराज छात्र छात्राओं से रोजगार और शिक्षा पर सीधा संवाद करेंगे। इसका प्लान भी तैयार हुआ है। उच्च शिक्षा मंत्री के अनुसार प्रदेश में एग्रीकल्चर की पढ़ाई को लेकर युवाओं में क्रेज काफी बढ़ा है। बीएसपी एग्रीकल्चर की सीट 6% तक बढ़ाई गई है। आने वाले वक्त में हॉर्टिकल्चर की भी पढ़ाई होगी। प्रदेश के करीब 75,000 छात्रों ने जैविक खेती को विषय के रूप में चुना, जिसका दायरा आने वाले वक्त में और भी ज्यादा बढ़ाया जाएगा। मुरैना के जौरा इलाके में एक टेंट हाउस के गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग पर काबू पाने के लिए काफी वक्त लग गया, क्योंकि जौरा नगर पालिका की दमकल मरम्मत के लिए ग्वालियर भेजी गई थी। इस वजह से कैलारस से फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ी, तब जाकर आग पर काबू पाया। यानी कि कड़ी मशक्कत करनी पड़ी आग पर काबू पाने के लिए। टेंट हाउस गोदाम में ये भीषण आग लगी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां अब भीषण आग नजर आ रही है। लोग भी परेशान थे। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उज्जैन की बात करेंगे, जहां शहर के नागछड़ी थाना इलाके में शादीशुदा प्रेमी जोड़ी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। दरअसल प्रेमी युगल ने घर से भागकर आपसी सहमति से आर्य समाज में शादी कर ली। उधर युवती के परिजनों ने युवक पर गंभीर आरोप लगाए और पुलिस में शिकायत कर दी। शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों को तलाशा। कोर्ट में युवती ने अपनी मर्जी से युवक के साथ जाने की बात कही। लड़की को पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया। लड़की को गिरफ्तार कर नागछड़ी थाने ले आई। पीड़ित आकाश ने पुलिस पर थाने में मारपीट के आरोप भी लगाए। साथ ही आकाश का ये कहना है कि आर्य समाज में शादी की थी, उसका सर्टिफिकेट पुलिस ने फाड़ दिया। साथ ही पीड़ित ने पुलिस पर 80,000 रुपए लेने का भी आरोप लगाया। पीड़ित ने आईजी और एसपी से मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़ित ने अपनी पत्नी से मिलवाने की गुहार लगाई। जबरदस्ती उसको हाथ पकड़ के खींच के पुलिस वालों ने उसके हाथ पकड़ के खींच के उसके घर वालों के हवाले कर दिया, जो कि वहाँ के सीसीटीवी कैमरे में भी पूरा रिकॉर्ड है। ये सब जाते जाते मेरे को बोल के गई कि मेरे को बचा लो, मेरी जान को खतरा है, पर मैं अंदर से कुछ नहीं कर पाया सर। लड़की ने थाना प्रभारी साहब के समक्ष और वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष ये बात जाहिर की कि मुझे जो है मेरे माता पिता के साथ जाना है। चूँकि लड़की बालिग है, उसकी इच्छा से उसको कहाँ जाना है वो फैसला ले सकती है। तो उसके माता पिता के सुपुर्द उसके कर दिया। उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई है। वो उसकी इच्छा से स्वयं चल के माता पिता के पास बैठी है, उनके साथ में गाड़ी में गई है। नक्सलियों से लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक गुहार लगाई थी। उसके बाद बीते दिन जब पति की वापसी हुई, खुशी है।
जी बिल्कुल प्रेरणा, जिस तरह से नक्सलियों ने जो इंजीनियर है और मजदूर है उसको जो है बंधक बना लिया था और अगवा करके लेके चले गए थे। बीते 5 दिन तक जो है ये इंजीनियर नक्सलियों के कब्जे में रहे। इसके अलावा जो है उनके परिजन लगातार मार्मिक अपील करते रहे। जंगलों की ओर भी उनके परिवार जो है खोजबीन के लिए गए हैं और कल देर रात जो है उन्हें फिर इंजीनियर को छोड़ दिया गया है। अब जो है खुशी की एक अलग ही एहसास जो है उनके परिवार में है, क्योंकि एक पूरा परिवार जो है वो सकुशल माना जा सकता है, क्योंकि परिवार का मुखिया जो है उनको अगवा कर लिया गया था। उसके बाद ये जो है स्थितियां बनी थी और लगातार जो है मार्मिक अपील की जा रही थी। जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी जो है नक्सलियों से अपील कर रहे थे इंजीनियर और मजदूर को छोड़ने को लेकर। और इससे पहले की अगर बात की जाए तो इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं जिसमें ज्यादातर लोगों को नक्सली छोड़कर जो है मानवीय संवेदना का परिचय दिए थे और ये लोगों के बीच जो है अपनी पकड़ बनाने को लेकर इस तरह की जो है मजदूरों को अगवा कर जो है छोड़ने की जो बात होती है, ये लोगों के बीच अपनी पकड़ बनाने के लिए नक्सली अक्सर इस तरह जो है ये इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। जी बिल्कुल, ये एक ट्रेंड भी रहा है चुनीलाल, हमने देखा है हाल के दिनों में कि जहां पर लोगों को ऐसे अगवा कर लिया जाता है और उसके बाद जन अदालत के जरिए वहां पर रिहा कर दिया जाता है। कम से कम जो स्थानीय लोग हैं उन तक एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जाती है। चुनीलाल, आप बने रहेगा हमारे साथ। इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर है, वो अपने दर्शकों को हम ये बताएं कि आज से कोर्ट में होगी फिजिकल सुनवाई। जी हाँ, बिलासपुर हाई कोर्ट समेत सभी जो लोअर कोर्ट्स हैं वहां पर ये फिजिकल सुनवाई होगी। छत्तीसगढ़ के अलग अलग कोर्ट्स में ये फिजिकल सुनवाई होगी। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा। कोरोना की वजह से दरअसल वर्चुअल सुनवाई हो रही थी। 36 दिन बाद आज से होगी फिजिकल सुनवाई। छत्तीसगढ़ में आज से खुलेंगे कोर्ट के दरवाजे, तो ये भी एक बड़ी खबर है, क्योंकि लंबा वक्त कोविड के वजह से तमाम जो याचिकाएं थी, तमाम जो पक्ष थे वो वर्चुअली सुने जा रहे थे, लेकिन अब फिजिकल सुनवाई को लेकर जानकारी सामने आ रही है। चुन्नीलाल देवांगर हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। चुनीलाल, क्योंकि देखिए कोविड के बाद अब हालात धीरे धीरे जिस तरीके से कंट्रोल में आ रहे हैं, उसके बाद तमाम चीजें बैक टू नॉर्मल हो रही हैं और अब कोर्ट भी वर्चुअल नहीं, अब फिजिकल ही कोर्ट की जो कार्रवाई है वो चलेगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से कोरोना के जो है संक्रमण का दर जो बढ़ रहा था, उसके बाद हाईकोर्ट ने इसे लेकर आदेश जारी किया था। जो है वर्चुअल सुनवाई की आदेश थे। वकीलों को भी जो है कोर्ट के अंदर जरूरी काम होने पर ही प्रवेश दिया जा रहा था। इसके अलावा जो कैदी थे उन्हें भी जो है वर्चुअल रूप से सुनवाई में शामिल किया जा रहा था। अब जो है संक्रमण की दर जो है छत्तीसगढ़ में कम होती जा रही है, तो इसे लेकर फिर से जो है हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है। अब फिजिकल जो है सुनवाई होगी और कैदी भी जो है अब कोर्ट रूम में जो है पेश होंगे। इसके अलावा जो है वकील भी कोर्ट रूम में अब जो है पेशी के दौरान शामिल होंगे। इसके अलावा जो है अगर बात की जाए तो कोरोना गाइडलाइन का विशेष रूप से पालन करना अनिवार्य होगा। जी बिल्कुल, तो तमाम जो कार्यवाही है कोर्ट की वो यहाँ पर फिजिकल रूप से होगी, लेकिन अभी भी जो गाइडलाइंस है कोविड के उसको फॉलो करना होगा। चुनीलाल, आप हमारे साथ बने रहेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। और छत्तीसगढ़ में तहसीलदारों का आंदोलन अभी भी जारी है, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल पिछले दिनों रायगढ़ में वकीलों और नायब तहसीलदार के बीच विवाद हो गया था, जिसके विरोध में तहसीलदार अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। इन लोगों ने अपनी मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। उनकी हड़ताल को प्रदेश के अन्य कर्मचारी संघ भी समर्थन दे रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में हड़ताल है। 2 तस्वीरें हैं। रायगढ़ में दरअसल विवाद हुआ था वकीलों के साथ, उसके बाद विरोध स्वरूप तहसीलदार बीते दिनों यहां पर कलम बंद हड़ताल पर चले गए थे। मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन की उनकी ओर से चेतावनी भी दी गई। बिल्कुल, 3 सूत्रीय मांगे हैं जो कि अभी भी उन्होंने सरकार के सामने रखी है और जब तक वो मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक ये जो हड़ताल है वो जारी रहेगी, यानी कि अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। रायगढ़ में वकीलों और तहसीलदार के बीच विवाद हुआ था। चुन्नीलाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चुन्नीलाल, अभी भी तहसीलदारों का जो आंदोलन है, जो विरोध प्रदर्शन है, वो लगातार जारी है। कोई प्रतिक्रिया प्रदेश सरकार की ओर से सामने आई है? कोई उनसे बातचीत के लिए आगे बढ़ा है?
जी प्रेरणा, ये पूरा घटनाक्रम जो है रायगढ़ से शुरू हुआ था। रायगढ़ में तहसीलदार और वकीलों के बीच विवाद की स्थिति बनी थी और विवाद के बाद मारपीट भी हुई है। इसे लेकर जो है पूरे प्रदेश भर के तहसीलदार आंदोलन जो है करना शुरू कर दिए हैं। बीते 3 दिन से जो है तहसीलदार काम बंद कर आंदोलन में बैठे हुए हैं। 3 सूत्री मांगे हैं। सुरक्षा की मांग है, जो जिन वकीलों के ने इस घटना को अंजाम दिया है उन पर कार्रवाई, उनका लाइसेंस निरस्त करने की मांग की जा रही है। घटना के पुनरावृत्ति ना हो, इसे लेकर भी जो है मांग में शामिल किया गया है। बीते 3 दिन से जो है तहसीलदार हड़ताल पर हैं। इनके साथ ही नायब तहसीलदार भी इनके साथ शामिल हैं। बात करें अगर पटवारी और कर्मचारी संगठन भी अब इनके सपोर्ट में खड़ा हुआ है, तो पूरी तरह से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के शासकीय दफ्तरों में कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। लोगों को जो है इससे सबसे बड़ी परेशानी हो रही है। अब इसके बाद वकील भी जो है इनके जो प्रदर्शन है इनके खिलाफ वकील भी अब खड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो मामला शुरू हुआ था रायगढ़ में वकीलों और तहसीलदार के बीच में मारपीट का ये मामला था, तो वकीलों के समर्थन में अब बार एसोसिएशन भी खड़ा हो गया है। तो अब दोनों तरफ से जो है प्रदर्शन का दौर जारी है। फिलहाल सरकार से इन विषयों को लेकर तहसीलदार की ओर से कोई चर्चाएं नहीं की गई है और ना ही सरकार की ओर से कोई अभी तक कोई जवाब सामने आया है। लेकिन क्योंकि आम जनता परेशान हो रही है, तो जल्द इस पूरे मामले का समाधान निकालना होगा। चुन्नीलाल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बात अंबिकापुर की करेंगे, जहां के संरक्षित मां महामाया पहाड़ पर रोहिंग्या मुसलमानों को बसाए जाने के आरोपों को लेकर जांच रिपोर्ट आ गई है। इसमें खुलासा ये हुआ कि करीब 226 लोग अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई भी रोहिंग्या मुसलमान नहीं है। दरअसल बीजेपी के पूर्व पार्षद आलोक दुबे ने आरोप ये लगाया कि वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने रोहिंग्या मुसलमानों को पहाड़ पर बसाया, जिसकी जांच के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था। मामले में मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी कलेक्टर को पत्र लिखकर कहा कि अगर रोहिंग्या शरणार्थी बसे हैं तो उनकी शिनाख्त कर कार्रवाई हो। इसके बाद जांच के लिए राजस्व विभाग, वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम बनाई गई थी। इसने अपनी रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप दी। रिपोर्ट में किसी रोहिंग्या मुसलमान की शिनाख्त नहीं हुई है, लेकिन 226 लोगों के अवैध तरीके से रहने की बात जरूर कही गई है। अब प्रशासन के सामने इन्हें हटाने की एक चुनौती बनी हुई है। 6 दल थे, 6 दल बने हुए थे अलग अलग, और उन्होंने सभी का बयान लेकर के रिकॉर्डेड स्टेटमेंट लिया है। और इसमें से कुछ लोग छत्तीसगढ़ के हैं और ज़्यादातर लोग छत्तीसगढ़ के बाहर के समीपवर्ती प्रदेशों के हैं, जो आकर के यहाँ अवैध रूप से बसे हैं। तो अभी किस तरह से खाली करवाया गया, क्या इसमें? अभी रिपोर्ट प्राप्त हुआ है, तो उसको हम लोग परीक्षण कर रहे हैं कि राजस्व में कितने हैं, नजूल में कितने हैं, वन भूमि में कितने हैं और किस प्रावधान के तहत उसमें कार्रवाई हो सकती है, इसका अध्ययन किया जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में 15 दिन के अंदर स्कूलों में परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, जिसको देखते हुए परीक्षा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। रायपुर में बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए रविवार को भी स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है। 10वीं और 12वीं का पाठ्यक्रम पूरा कराने के लिए ये निर्णय लिया गया। जिला शिक्षा अधिकारी एन बंजारे ने बताया कि जल्द ही प्राइमरी स्कूल भी खोलने की तैयारी है। प्राइमरी और मिडिल स्कूल के बच्चों की परीक्षा की तैयारी को लेकर भी 100 दिन का प्लान तैयार किया जा रहा है। सारे प्राचार्यों की निर्देश दिया गया है कि अभी जो परीक्षा के पहले तक प्रतिदिन कक्षाएं लगेंगी। मुख्य रूप से ये है कि अभी जो लगातार जो कोरोना महामारी के कारण स्कूल जो बंद थे, तो जो लर्निंग लॉस हुआ है उस लॉस को पूरा करने की कोशिश हम कर रहे हैं। और प्राचार्यों ने इस बात पर सहमति भी दी है कि गर्मी में हम कक्षाएं चालू रखेंगे, ताकि जो हानि हुई है पढ़ाई की उसकी भरपाई की जा सके। प्रदेश में अब रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने गोबर से बिजली बनाने के लिए 5 कंपनी से एमओयू साइन कर दिया है। 50 करोड़ के निवेश के साथ इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है। जानकारी ये कि 5 कंपनी इस प्रोजेक्ट में 10-10 करोड़ रुपए निवेश करेंगी। राज्य सरकार डेयरी फार्म और गोठानों से गोबर खरीदकर बड़ी मात्रा में बिजली उत्पादन की योजना बना रही है। आपको बताते चले कि अभी एमओयू होने से गोबर से बिजली निर्माण का उद्योग बड़े स्तर पर तैयार होगा और इससे सैकड़ों लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे।
और अब खबर गरियाबंद से है, जहां माघ पूर्णिमा में महाशिवरात्रि तक चलने वाला राजिम मेला आज से शुरू होने जा रहा है। राजिम मेले में प्रदेश ही नहीं, देश और विदेश से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। ऐसे में कोरोना को देखते हुए प्रशासन और पुलिस खास एहतियात बरत रहे हैं। सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। 130 सीसीटीवी कैमरों को लगाया गया, यानी कि चप्पे चप्पे पर इन कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। पुलिस की पैनी नजर रहेगी। सादी वर्दी में भी पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। मुख्य मंच है, आप देख रहे हैं स्टॉल लगे हैं, सरकारी स्टॉल लगे हैं और कुलेश्वर महादेव तरफ जाने वाले जो रास्ते हैं उसमें भी सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं। इसके अलावा देखिए, एक मुख्य कंट्रोल रूम तो हमारा यहाँ मेला स्थल में है ही, इसमें पुलिस का और प्रशासन का दोनों का कंट्रोल रूम है। इसके अलावा इस बार हम लोगों ने 8 पेट्रोलिंग लगाए हैं। पिछले बार शायद कुछ घटनाएं बाहरी इलाके में हुई थी, इसकी शिकायत पुलिस को मिली, तो हमने इसको पेट्रोलिंग की संख्या बढ़ाकर इस बार 8। धमतरी शहर के जालमपुर वार्ड में हो रही एक शादी के निमंत्रण कार्ड की लोगों में खूब चर्चा हो रही है। शादी का कार्ड यूं तो हिंदी या फिर अंग्रेजी में होता है, लेकिन ये कार्ड छत्तीसगढ़ी भाषा में छपा है। छत्तीसगढ़ी भाषा में हिंदी, उड़िया, अवधी और भोजपुरी के शब्द होते हैं। कार्ड में मुहावरों के जरिए पार्टी में आने का वक्त और अन्य कार्यक्रमों के बारे में बताया गया। जिन लोगों को इन्वाइट किया गया है, यानी कि निमंत्रण कार्ड भेजा जा रहा है, वो इसे पढ़कर गर्व भी महसूस कर रहे हैं, खुशी भी है। छत्तीसगढ़ी भाषा प्रदेश के अधिकांश मैदानी इलाकों में बोली जाती है। और चलिए, अब वक्त हो चला है आपके फेवरेट सेगमेंट यानी कि आपकी सेहत से जुड़े मंत्र का। निरोगी बने रहने के लिए देखिए सेहत मंत्र। नमस्ते, मैं हूं प्रियंका, मैं हूं योगा एक्सपर्ट। आज मैं आपको लोअर बैक से जुड़े कुछ ऐसे आसन बताऊंगी जिसका अभ्यास करने से आपके लोअर बैक पेन में आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। तो पहला आसन है सुप्त मत्स्येंद्र आसन। इसके लिए आप अपने मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों को पहले सीधा रखेंगे। अपने राइट घुटने को बेंड कीजिए। घुटने को अपने बेली के पास लेकर आएंगे। दाहिने घुटने को अपने बाइने हाथ से पकड़ें और धीरे धीरे ट्विस्ट करते हुए इसे बाइने तरफ लेके जाएंगे। गर्दन को दाहिने तरफ घुमाएं, दाईं ओर। ध्यान रखें, इस आसन में ट्विस्ट है। आपकी कमर को ये ट्विस्ट करेगा हल्का सा, जो कि आपके कमर के पेन में आपको बहुत फायदा देगा। इसे कम से कम 10 काउंट होल्ड कीजिए। से वापस घुटने को वापस सेंटर में लेकर आए। दाहिने पैर को सीधा कीजिए। अब अपने इस आसन को हम लेफ्ट साइड से करेंगे। धीरे से अपने दाहिने घुटने को ट्विस्ट कीजिए। गर्दन को ऑपोजिट साइड लेके जाएं। होल्ड कीजिए इसे 10 काउंट। ध्यान रहे, आप इस आसन को अपनी क्षमता से कीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है तो आप इसे बहुत ज़्यादा ट्विस्ट मत कीजिए। जितना आपको इजी और कंफर्टेबल लगता है आप इसे वहीं तक ही लेकर जाएं। इसे 15 काउंट होल्ड करने के बाद धीरे से अपने घुटने को वापस सेंटर में लेकर आएं और सीधा करके वापस मैट पे ले जाएं। दूसरा आसन है सेतुबंद आसन। इस आसन के लिए आप अपने दोनों घुटनों को बेंड कीजिए। आपके घुटने और आपके पैर शोल्डर डिस्टेंस खोल के रखेंगे। दोनों हाथों को हिप्स के पास रखिए फ्लोर पर। धीरे से सांस भरते हुए अपने हिप्स, अपनी लोअर बैक को ऊपर उठाएं। सांस लेते रहेंगे। 10 से 15 काउंट इस आसन को होल्ड कीजिए। आपकी लोअर बैक को बहुत फायदा मिलेगा। आपकी लोअर बैक की मसल्स स्ट्रेंथन होगी। लोअर बैक के लिए बहुत ही अच्छा आसन है सेतुबंद आसन। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आए। दोनों पैर को सीधा करेंगे। अगला आसन है अधोमुख श्वान आसन। आप ऐसे बैठ जाएं। दोनों हाथों को आप अपने घुटनों के सामने रखेंगे, उंगलियां खोलकर। धीरे से अपने घुटनों को सीधा कीजिए। हिप्स को ऊपर सीलिंग की तरफ उठाएंगे। आप अपने पैर को थोड़ा आगे या पीछे एडजस्ट कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार।
बैक को स्ट्रेच करते हुए अपने सर को नीचे की तरफ लेके जाएं। ध्यान रहे जो लोग बिगिनर्स हैं वो अपनी एड़ी को ऊपर की तरफ उठा सकते हैं। अगर तो आपकी लेग्स इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है तो आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं। आपको इस आसन का उतना ही लाभ मिलेगा क्योंकि इसमें आपका बैक स्ट्रेच हो रहा है। और अगर तो आप इसे पहले भी कर चुके हैं और आपकी लेग्स फ्लेक्सिबल हैं तब आप अपनी एड़ियों को नीचे की तरफ मैट पर लगा सकते हैं। इस आसन को होल्ड कीजिए 10 से 15 काउंट। धीरे धीरे अपने घुटनों को वापस लेकर आएंगे और बैठ जाएं। अगला आसन है शलभ आसन। इसके लिए आप आगे की तरफ आए, अपने पेट के बल लेट जाएं। दोनों हाथों को अपनी थाइस के नीचे दबा लें, चिन को फ्लोर पर लगाएंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपने राइट पैर को ऊपर उठाएं। ध्यान रखें आप अपना घुटना सीधा रखें। 10 से 15 काउंट होल्ड कीजिए। ये आसन लोअर बैक की मसल्स को बहुत स्ट्रांग बनाता है और बैक पेन में बहुत फायदा देगा। इसे 10 से 15 काउंट होल्ड कीजिए। अब अपने बाएं पैर को उठाएंगे। फिर से इसे 10 से 15 काउंट होल्ड कीजिए। लेग को एकदम स्ट्रेट रखने की कोशिश कीजिए। अब इस आसन को हम दोनों लेग से एक साथ करेंगे। धीरे से सांस भरें और अपने लेग्स को ऊपर उठाएं। तो ये 4 आसन मैंने जो आपको सिखाए ये लोअर बैक की समस्या में बहुत लाभदायक हैं। इसका अभ्यास आप सुबह और शाम कीजिए। 10 से 15 काउंट हर आसन को होल्ड कीजिए। आपको बैक पेन में बहुत फ़ायदा मिलेगा।